Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. कोसोवो और सर्बिया के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। खबरें आपने देखी होंगी। बीच में इनके कुछ एथनिक इश्यूज हैं, कुछ एथनो रिलीजियस इश्यूज हैं, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे आज के क्या इसका यूक्रेन वॉर से भी कोई ताल्लुक बन सकता है या नहीं। सो न्यूज़ थोड़ी सी आपसे शेयर करती हूँ। कोसोवो सर्बिया रोड लीव्स नेटो पीस कीपर्स अंडर अटैक। यानी पहली बात ये कि नेटो पीस कीपर्स वहाँ पे कर क्या रहे थे, ऐसा क्या इशू है, और ये कि जब ये अटैक हुआ तो उस वक्त नेटो पीस कीपर्स वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पर 30 से ज़्यादा नेटो पीस कीपर, उसके अलावा डजन्स ऑफ और जो कोसोवो की अपनी आर्म फोर्सेस या पुलिस होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं इस सारे वाक़यात में। और ये वाक़या हुआ है मंडे के दिन। कोसोवो सर्बिया टेंशन, इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा चेक करते हैं। कोसोवो जो है वो उसमें मेजॉरिटी जो है वो एथनिक अल्बेनियन पॉपुलेशन रहती है। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये एक्चुअली हंगरी और ऑस्ट्रिया के नीचे ये एक एरिया है बहुत बड़ा, रोमानिया के नीचे, जो कि पहले यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरे एरिया को मिलाकर जिसमें ये सारा अल्बानिया तक और ये मैसेडोनिया, कोसोवो, ये सारा मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया था यूगोस्लावाकिया के नाम से। और इसमें ये इश्यू था कि क्योंकि ऑटोमन्स का रूल यहाँ पर इससे पहले रहा, और बहुत अरसा ऐसा रहा कि ऑटोमन्स ने अपनी किंगडम्स यहाँ पे बनाए रखी, और उनकी मौजूदगी की वजह से यहाँ की बहुत सारी जो साउथ यूरोप की ये जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन बन चुकी थी। तो इस वजह से इस मुस्लिम पॉपुलेशन का बाकी यूरोप के साथ इंटीग्रेट होना थोड़ा इशू होता था। और यहाँ पे भी यही हुआ कि सर्बिया में फॉर इंस्टेंस जो है वो ज़्यादा क्रिश्चियन आबादी थी। इसी तरह से ये क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मतलब यहाँ पर बहुत सारी कैथोलिक क्रिश्चियन आबादियाँ, लेकिन बीचों बीच में बहुत सारी लाइक मुस्लिम आबादियाँ, जैसे कि कोसोवो में अल्बेनियंस हैं मेजॉरिटी, और ये एथनिक अल्बेनियंस जो है ये 90% जो है वो मुस्लिम्स हैं। तो 1990s में एक पूरी बेल्कनाइजेशन ऑफ यूगोस्लाविया दोबारा शुरू हो गई। और ये सारा जो यूगोस्लोवाकिया था ये टूट टूट कर मुख्तलिफ डिफरेंट वॉर्स की वजह से इसके इतने सारे टुकड़े हो गए, और सर्बिया और कोसोवो मिलाकर एक कंट्री बन गया। लेकिन 2008 में एक और जंग हुई। एक और जंग के नतीजे में कोसोवो ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली अपनी सर्बिया से, और 2008 में कोसोवो एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन तो गया, मगर सर्बिया ने अभी तक इस चीज़ को नहीं माना है। वो यही कहते हैं कि कोसोवो जो है वो हमारा प्रोविंस है और हम इसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते। हालांकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया, तस्लीम कर लिया है। अब जो है ये क्यों क्लैशेस ये हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि सर्बिया ने अभी तक इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया, तो इसलिए वो कोसोवो की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस, कोई ना कोई हार्ड टॉक इनके बीच में होती रहती है। जिसका ये अब एक मैं आपको बताती हूँ कि अब ये रिसेंटली क्या हुआ। एक और न्यूज़ पे से मैं आपको शेयर करती हूँ कि व्हाई डिड एथनिक सर्ब्स अटैक नेटो पीस कीपर्स इन कोसोवो। तो अब रीसेंट क्लैशेस की क्या वजह बनी है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एथनिक यहाँ पर राइवलरी इनके बीच में है, अल्बेनियंस और सर्ब्स के बीच में। और उसमें ये एडेड चीज़ है कि सर्बियन जो लीडरशिप है वो हमेशा इन सर्ब्स की हिमायत में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और कोसोवो के लोगों के साथ इश्यूज बनाती रहती है। और ये सब कुछ जो हार्ड टॉक इनके बीच में चलती है, उसकी वजह से ईयू ने 2013 में एक मीटिंग की, और उन्होंने बोला कि आपके बीच में हम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये करते हैं कि जो सर्बियन पॉपुलेशन है नॉर्थ के अंदर कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ उन म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऑटोनमस बना लो, और वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो सर्बियंस के अंडर कर दो, जबकि वो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो ओवरऑल कोसोवो की लीगल सिस्टम के अंडर होंगी, लेकिन उनके अंदरूनी मामलात में वो इंडिपेंडेंट होगी। सो उन्होंने ये तजवीज़ तो पेश कर दी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो ऑटोनमस नहीं बन सकी, और क्योंकि ज़ाहिर है एक स्टेट विद इन अ स्टेट बनाना कोसोवो के लिए भी एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी। बहरहाल अब बिल्कुल रिसेंटली ये जो इनकी इन्हीं
नॉर्दर्न म्युनिसिपैलिटीज में जो इलेक्शन होने थे उस वक्त जो सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं वुकिक, उन्होंने बोला कि इन सर्बियंस को बोला कि तुम लोग इस इलेक्शंस को बाइकआउट कर दो, और यही हुआ कि उन्होंने जब बाइकआउट कर लिया तो 3.5% से कम वहां पे टर्नओवर हुआ। सिर्फ 1500 लोग आए वोट देने के लिए, और ज़ाहिर है जो भी उस इलेक्शन के नतीजे में जीते तो सर्ब्स ने कहा कि हम इनको नहीं मानते, बिकॉज हमने तो ये बाइकआउट कर लिया था, ये तो हमारे नुमाइंदे ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ये सारा कुछ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी टेंशन बढ़ती गई है, और अब इवेंचुअली ये हुआ है जो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्लैशेस हुए हैं, और लाइक इन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस भी वहाँ पे मौजूद थी, कोसोवो के अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ मौजूद थी, और सर्ब्स और इनके बीच में हमले हुए हैं, और इसमें नेटो की अफवाज के जो लोग हैं उनको भी उन्होंने जख्मी किया काफ़ी हद तक। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अब मैं आपको थोड़ा-सा इस बिगर पिक्चर पे लेके जाती हूँ कि इस पूरे यूरोपियन थिएटर में क्या हो रहा है। रशिया ने 2 दिन पहले ये बोला कि नेटो के साथ हमारी जो पुरानी ट्रीटी एक चल रही थी कि हम आर्म्स को जो है वो नहीं, उसकी प्रोलिफरेशन नहीं होने देंगे ईस्टर्न यूरोप में, जो कि पुराने वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज हैं। अब हम उससे विड्रॉ हो रहे हैं, बिकॉज जो यूएस और जो यूरोप ने हमारे खिलाफ जंग शुरू कर रखी यूक्रेन में, और उसके अलावा भी डिफरेंट मुहाज़ों पे, तो वो एक हाइब्रिड वॉर है जो उन्होंने शुरू कर रखी है, और उसमें वो हर तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ना सिर्फ फौजी तरीके, बल्कि सोशल मीडिया और पॉलिटिकल वेज और इकोनॉमिक तरीकों से भी हर तरीके से वो हमारे खिलाफ नबर्द आजमाएं। तो लिहाजा हम उस ट्रीटी से विड्रॉ हो रहे हैं कि अब हम कोई भी जो है वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने किसी भी फ्रेंडली कंट्री को ईस्टर्न यूरोप में। बल्कि इससे बढ़कर एक और बात रशिया ने कह दी। पुतिन ने कहा है कि हम कोई भी लेक्चर नहीं लेंगे न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट के ऊपर यूएस से, और बिकॉज पिछले दिनों आपको पता है कि ये बातें चल रही थी कि मॉस्को यानी पुतिन जो है वो अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स जो है वो बेलारूस में लगाएगा, और ये चीज़ के बारे में वाशिंगटन उसको बहुत तंबीह कर रहा था कि ऐसा मत सोचना, ऐसा मत करना। लेकिन रशिया ने कहा कि हमें लेक्चर ना दो, हमें पता है हमें क्या करना है। और अब जो है उससे भी बढ़कर एक और चीज़ के जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उन्होंने बोला है कि ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स ये तो सबके लिए होने चाहिए। उसने कहा कि हम जो है वो एक रशिया बेलारूस यूनियन हमने बना ली है, और हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हम शेयर करेंगे एक दूसरे के, और हमारी इस यूनियन में और भी कोई आना चाहते हैं तो वो वेलकम्ड है, और हम उसके साथ भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो शेयर करने के लिए रेडी हैं। सो ये उसकी एक ओपन इनविटेशन भी आ गई कि मेरे साथ अलायंस कर लो, तो हम अपने वेपन्स तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। सो दिस इज द थिंग। इसके बरक्स जो यूएस और जो है उसने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि वो बाइडेन ने कहा था कि मैं जी जिनपिंग से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो अभी उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि सिंगापुर में जो शंग्रीला डायलॉग्स अभी शुरू हो रहे हैं इसी हफ्ते में, तो उसमें जो है यूएस ने कहा कि तुम चाइना जो है वो अपना डिफेंस चीफ भेजे, और हमारा भी डिफेंस चीफ वहाँ आएगा, और वो आपस में बात करते हैं। तो चाइना ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि जो भी बात करनी है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जाए, हमारे डिफेंस चीफ से तुम्हारा क्या काम है। तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया। दैट मीन्स कि यूएस के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ चाइना और रशिया और उसके जो भी दीगर एलाइज हैं वो बहुत जम के खड़े हुए हैं, और वो बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है वो सुक्की दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सो दिस इज द वे इट्स हैपनिंग। एक और इससे रिलेटेड न्यूज़ है, इसको मैं अलग से भी कवर करूंगी कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान को पुतिन ने अपने पास बुलाया हुआ था कुछ दिन पहले, और उसने उनसे कहा कि अपने बीच के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो और आपस में अमन कायम करो। आपको पता है 2 साल पहले भी इनके बीच में जंग हुई थी, वक्तन फवक्तन इनके बीच में जंग होती रहती है नगोर्नो काराबाख के सिलसिले में। तो अब ये रशिया क्यों चाह रहा है कि वहां पर भी सेटलमेंट हो जाए। आपको पता है कि कुछ अर्से पहले चाइना ने अपनी ये पॉलिसी दिखाई, सामने लाई कि वो ईरान और सऊदीया के बीच में सुलह करवाना। उसके बाद पुतिन ने कोशिश की कि टर्की और सीरिया के बीच में सुलह करवाना,
और अब जो है ये आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में सुलह करवाने का इसका मतलब ये कि इस अपने पूरे रीजन को वो अपने लिए जो है वो एक फ्रेंडली माहौल बना दें, अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करें कि हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम तो सुलह करने वाले लोग हैं, सुलह करवाने वाले लोग हैं। तो इस सिलसिले में ये आर्मीनिया और अज़रबैजान, बिकॉज़ आर्मीनिया का जो है वो टिल्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और इसीलिए टर्की भी इसको नहीं मानता, पाकिस्तान भी इनफैक्ट आर्मीनिया को एक्सेप्ट नहीं करता एज़ अ कंट्री। सो ये सब कुछ चल रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में दोस्ती करवाना और इनके बीच में जो उसको ख़त्म करवाने का मतलब है कि रीजन के बाकी ममालिक के साथ इनको भी रशिया के साथ प्रो रशिया करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर अगर ये हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि सर्बिया और कोसोवो में अगर गॉड फॉरबिड कोई जंग शुरू हो जाती है, तो फिर ये भी एक इश्यू बन सकता है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि वो पहले ही एक यूक्रेनियन वॉर के अंदर फँसे हुए हैं। तो उनको के बीच में यूरोप में एक और जंग शुरू होने का मतलब है कि यूरोप मज़ीद डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज़ द बिग पिक्चर। और हमें दोनों तरीके से सब खबरों को देखना चाहिए कि इंटरनली वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं और ग्लोबल चेस बोर्ड पे उनका क्या असर हो रहा है। थैंक यू।